जो सियासी जो एक बेहतरी का ज़माना था हिंदुस्तान में, एक सियासी बेदारी की लहर थी और मुख्तलिफ जो कौमें थीं वो शऊर की एक मंजिलों को अबूर करते हुए एक बसीरत की तरफ जा रही थी। तो उस वक्त भी अवामी सतह के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की जो मूवमेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह की जो सियासी और गैर सियासी जो तहरीकें थी वो एक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, कलोनियलिज़म के ख़िलाफ़, एम्पीरियलिज़म के ख़िलाफ़ जो है वो जारी रहीं। उन्हीं में ही मास्टर मोटा सिंह और इसी तरह लाला लाजपत राय और इसी तरह गदर मूवमेंट और इसी तरह भगत सिंह की मूवमेंट्स, ये बड़ी अहम तहरीकें रही हैं। के लिए डॉक्टर अनम इफ्तिखार मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से है और ये वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रही हैं। इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो भी कलोनियल पंजाब के बारे में है और इन्हीं तहरीकों के बारे में है कि वो क्या हालात थे कि मुकामी जो तहरीकें थीं वो छोटी छोटी शक्ल में हमें नज़र आती हैं, क्यों इनकी एक मजमूई तौर पर एक बड़ी इज्तिमाई जो है लीडरशिप नज़र नहीं आती। फिर इसके पीछे क्या वो हालात वाक़यात थे और फिर जो भगत सिंह की एक तारीख़ और तहरीक थी, इसके बाद फिर हिंदुस्तान की जो सियासी तहरीक थी और सियासी एक जो हालात थे उस पर इस भगत सिंह की तहरीक का क्या असर पड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। सबसे पहले तो फैज़ान, मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने और इस इदारा हस्तोनीस ने मुझे यहाँ पर भगत सिंह के बारे में और उसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज़म उस बारे में जो है बात करने का मौका दिया। आपने जैसे शुरू में फ़रमाया कि पंजाब जो है वो उसके बारे में ये एक नोशन पाया जाता है कि बेसिकली पंजाब जो है वो एक ऐसी स्टेट थी जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज़म के लिए एक मॉडल स्टेट कंसीडर होती है। और यूजुअली देयर आर टू नोशंस अबाउट पंजाब कि पंजाब जो है वो हमेशा वेलकमिंग रहा इन्वेडर्स के लिए और पंजाब में जो है वो कोई हमें रेजिस्टेंस नज़र नहीं आती, कोई जो है वो पंजाब में इस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई जिसमें ब्रिटिशर्स को या बाहर से आने वाले इन्वेडर्स जो उनको रेजिस्ट किया गया। लेकिन ये एक पहलू है तारीख़ का जो हमें नज़र आता है और इस पहलू के पैरेलल यहाँ पर एक और जो है वो पहलू है जिसको देखने की ज़रूरत है, जो कि ये है कि पंजाब में कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी था उस वक़्त, जो एलीट ग्रुप जिसको हम कह सकते हैं, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। अगर जो है वो अब पंजाब में लोकल लेवल पर देखें या आम लोगों की स्ट्रगल देखें तो वो टोटली ब्रिटिश के अगेंस्ट थी और भगत सिंह की जो ये तहरीक है वो उसी लोकल लेवल या आम लोगों की तहरीक का जो है वो एक हिस्सा है। अब अगर भगत सिंह की बात करें तो मैं थोड़ा सा भगत सिंह के बारे में बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि भगत सिंह 1907 में पैदा हुए फैसलाबाद के एक गाँव में। अब भगत सिंह जिस दौर में पैदा हुए और जिस फैमिली में पैदा हुए, इट कंट्रीब्यूटेड अ लॉट के भगत सिंह की आइडियोलॉजी और उनकी रेजिस्टेंस उन लाइंस पर जो है वो डेवलप हो सके। अगर मैं हालात की बात करूं तो 20th सेंचुरी का जो पहला डेकेड है, 1907 में भगत सिंह की पैदाइश हुई और 20वीं सदी का जो पहला अशरा हमें नज़र आता है उसमें ज़्यादातर हमें जो है वो ये ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं जिसमें इंडिया में ना सिर्फ इकोनॉमिक रिसेशन था बल्कि इंटरनेशनली भी ऐसे हालात डेवलप हो रहे थे जो इंडियन जो या ख़ास तौर पे पंजाबी जो हैं उनको इस बात के लिए जो है वो बार बार इंस्टिगेट कर रहे थे दे शुड फाइट फॉर देयर राइट्स। सो एक तो हालात ऐसे थे। दूसरा, अगर भगत सिंह के बैकग्राउंड की बात करें, उनके फैमिली की बात करें तो ही हैड सच बैकग्राउंड जहाँ पे ऑलरेडी उनकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो रेजिस्टेंस एक्टिविटीज़ में या नेशनलिज्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनमें इन्वॉल्व थे। जैसे ग्रैंडफादर ऑफ भगत सिंह सरदार अर्जुन सिंह जो हैं वो आर्या समाजिस्ट थे। इसके साथ साथ हिज फादर किशन सिंह वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन सच एक्टिविटीज़। बल्कि ये कहा जाता है कि सरदार किशन सिंह जो है वो नेपाल तक भी गए थे। किस लिए? जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेनिंग सपोर्ट, कि वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उनसे सपोर्ट हासिल की जाए ताकि ब्रिटिश जो है उनको रजिस्ट किया जा सके। इसी तरीके से जो है अगर उनके चचा भगत सिंह के चचा की मैं बात करूँ, सरदार अजीत सिंह जो है, ही वॉज ऑल्सो अ कॉमरेड और क्लोज एसोसिएट ऑफ लाला लाजपत राय, जो कि उस वक़्त अपने दौर के एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे।
उसके अलावा भगत सिंह की पैदाइश से कुछ अर्सा पहले ही हिज़ फादर एंड हिज़ अंकल सरदार किशन सिंह और सरदार अजीत सिंह दोनों जो है वो अपनी सस्पिशियस और इन्हीं जो है वो एक्टिविटीज़ की वजह से ब्रिटिश जो है वो सुपरविजन के, या आप ये कह सकते हैं कि अंडर ब्रिटिश सर्वेलेंस थे, तो गिरफ्तार भी जो है वो रहे हैं। तो भगत सिंह पे एक तो इन हालात का बहुत इम्पैक्ट था। फिर दूसरी तरफ जो है वो कुछ हालात बाद के आने वाले अरसे में भी इस तरह के डेवलप हुए जिसने मज़ीद जो है भगत सिंह की रेजिस्टेंस, उनकी तहरीक और उनकी आइडियोलॉजी जो है वो उसके ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो इम्पैक्ट डाला। उन हालात की अगर मैं बात करूं तो उसमें गदर मूवमेंट इट प्लेड अ पाइवोटल रोल। उसके साथ साथ जो है गदर मूवमेंट के अलावा जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी जो है ये एक बहुत स्वेयर, आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मैसेकर था जिसने भगत सिंह को बहुत ज़्यादा, बहुत टेंडर एज में बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस किया। इसके साथ साथ जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी विच वाज स्टार्टेड इन 1919, उसने भगत सिंह को बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस्ड किया। जब जलियांवाला ट्रेजेडी हुई थी उस वक़्त आप ये यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भगत सिंह जो है ही वाज जस्ट ऑफ 12 ईयर्स, और जिस दिन जो है वो ये वाक़या हुआ उससे वेरी नेक्स्ट डे ही जस्ट स्किप्ड हिज स्कूल और उसने उस साइट को जो है वो विज़िट किया था जहाँ पे ये सारा मैसेकर हुआ था। इसके साथ साथ जो है अगर मैं गदर मूवमेंट की बात करूं तो मैं इसका थोड़ा सा जो है वो एक बैकग्राउंड बता दूं इस मूवमेंट का। 1914 में एक जो है वो ग्रुप बना था जिसको उर्दू में अगर मैं बात करूं तो गदरी ग्रुप जो है वो कहा जाता है, और इस ग्रुप ने 1914 में इट ऑफर्ड अ वेरी टफ रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इतनी टफ रेजिस्टेंस थी कि अगर इसको टाइमली ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल ना कर पाती तो शायद उस वक़्त हालात बहुत मुश्किल होते, बिकॉज़ इस हद तक इस रेजिस्टेंस ने अपना पेनिट्रेट कर लिया था पंजाब में कि पंजाब की बहुत सी कंटोनमेंट्स जो हैं वो वहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस फैल चुकी थी, और जितने भी जो है वो इंडियन सिपाहीज़ थे या पंजाबी थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेजिस्ट करने के लिए, रिवोल्ट करने के लिए जो है वो तैयार थे। एनी हाउ ये जो गदर मूवमेंट है इट वाज कोलैप्स्ड, और लेकिन फिर भी इट लेफ्ट एन अनरिमार्केबल इम्पैक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ यंगस्टर्स लाइक भगत सिंह। और इसमें ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं तो करतार सिंह सराभा, उसकी जो सेक्रीफाइसेस हैं उसने भगत सिंह को बहुत मुतासिर किया, उसकी आइडियोलॉजी ने भगत सिंह को बहुत मुतासिर किया, बिकॉज़ व्हेन ही वाज हैंग्ड उस वक़्त उनकी उम्र 19 साल थी, और उनके ख़िलाफ़ भी जो ट्रायल चला था उसको फ़र्स्ट लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस जो है वो कहा जाता है। तो उनकी जो है वो एफ़र्ट्स से भगत सिंह बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। फिर मीनवाइल अगर हम देखें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच वाज कॉल्ड बाय महात्मा गांधी, उनकी अगर जो है वो मूवमेंट का हम इम्पैक्ट भगत सिंह पे देखें तो भगत सिंह पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट विद फुल इंथुजियाज़म, और उस सिलसिले में जो है आप, चूँकि आप भी हिस्ट्री के जो है वो तालिब इल्म हैं, आप जानते होंगे कि किस तरह से जो है जब ये मूवमेंट चली तो उसमें एवरीवन वाज आस्क्ड टू लीव देयर गवर्नमेंट जॉब्स, और उनको जो है वो जो नौजवान थे उनको स्कूल कॉलेजेस जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे उनको छोड़ने का जो है वो कहा गया। इसी तरीके से भगत सिंह भी उस वक़्त DAV कॉलेज जो है वो उसके तालिब इल्म थे, तो महात्मा गांधी की कॉल पे ही लेफ्ट दैट स्कूल और उन्होंने नेशनल स्कूल जो है वो उसको ज्वाइन किया था। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ ये है कि अगरचे के भगत सिंह और उनके बाकी साथ जो यंगस्टर्स थे या यूथ थी वो गांधी की इस फ़िलॉसफी से या इस मूवमेंट से बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस्ड थी और उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। बट क्या हुआ कि 1922 में दिस मूवमेंट वाज एंडेड अब्रप्टली, और उसके पीछे जो है एक जो चोरा चोरी का वाक़या है गांव में जो पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला हुआ और इस सारे कॉन्टेक्स्ट में ये मूवमेंट ख़त्म कर दी गई, इसने भी भगत सिंह को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। अब वो इफ़ेक्ट किस सेंस में था
बिकॉज उस वक़्त देर वाज नो सच प्लेटफॉर्म या कोई एज सच पॉलिटिकल आइडियल्स जो है वो मौजूद नहीं थे इस तरह के नौजवानों के लिए जो कि आज़ादी की जंग तो लड़ना चाहते थे, बट प्रॉपर एक उनके सामने जो है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन या प्लेटफॉर्म उनके लिए मुहैया नहीं था, मैसर नहीं था। सो गांधी की ये जो कॉल थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, इस कॉल ने एक तरह से उनको एक होप दी कि देर इज़ समवन जो रेजिस्ट कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को विद अ कंक्रीट आइडियोलॉजी। लेकिन जब ये मूवमेंट भी जो है वो बग़ैर किसी रिज़ल्ट के और अचानक से ख़त्म कर दी गई, तो इसने भगत सिंह और उन जैसे लाइक माइंडेड जो अदर यूथ थी उनको काफ़ी इफ़ेक्ट किया। सो he was totally disappointed towards him, he was totally disappointed towards गांधी। और यहाँ पर जो है हमें एक और ट्विस्ट भी नज़र आता है जिससे हमें ये पता चलता है कि इतनी छोटी सी उम्र में टीन एज में हाउ भगत सिंह वाज सो मच इन्फ्लुएंस्ड टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ फ्रीडम कि उनके घर में शादी की बात चल रही थी। सो व्हाट ही डिड, ही लेफ्ट हिज होम और एक उन्होंने जो है वो रिटर्न नोट छोड़ा जिसमें ही क्लियरली मैंशनड दैट ही इन हिज माइंड ही हैज़ ऑलरेडी कमिटेड टू फ्रीडम, ही इज़ ऑलरेडी कमिटेड टू इंडिया, हिज मदरलैंड। और उसने अपने जो है पेरेंट्स जो हैं अपने वालिदैन जो है वो उनसे उसने एक्सक्यूज़ भी किया था कि वो उनकी इन ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता बिकॉज़ उसके सामने एक बिगर जो ऑब्जेक्टिव या एम जो है वो इंडिया की आज़ादी की सूरत में मौजूद है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें 1922 से, कॉन्टीन्यूस बोलना है ना या आप सवाल करेंगे बीच में? ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें 1920 से ऑनवर्ड्स देर आर सर्टन इंसिडेंट्स, देर आर सर्टन यू कैन से फेजेस जिसने भगत सिंह को जो है वो अप टुवर्ड्स हिज ऑब्जेक्टिव मज़ीद जो है वो पॉलिश किया। जैसे 1924 में एक पार्टी बनाई गई थी, सचिंद्र नाथ सयाल वॉज द फाउंडर ऑफ दैट पार्टी जिसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अ काइंड ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी और प्लेटफॉर्म जिस पे पॉलिटिकली भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनके ख़िलाफ़ कोशिशें जारी थीं, आज़ादी हिंद के लिए कोशिशें जारी थीं। उसके अलावा आर्म्ड रेजिस्टेंस जो है वो भी इस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट की गई। मीनवाइल इसी आर्म्ड रेजिस्टेंस के ही रिज़ल्ट में एक काकोरी केस इंसिडेंट जो है वो हुआ था। लखनऊ के मकाम पे काकोरी गांव था, वहाँ पर ट्रेन जो है वो लूटी गई थी। अच्छा, ये और यही प्लेटफॉर्म था जहाँ पे भगत सिंह जो है वो अपने बाकी साथियों के साथ जो है ही जॉइंड दैम। जैसे आपने नाम सुने होंगे राम प्रसाद बिस्मिल, मोहम्मद इशफाक, इसी तरह से चंद्रशेखर आज़ाद। सो इन सब ने मिलकर जो है वो इंडिया की आज़ादी के लिए या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको वीक करने के लिए कोशिशें स्टार्ट की। भगत सिंह टुवर्ड वेरियस सिटीज़ ऑफ इंडिया, पंजाब और ऑल ओवर इंडिया बहुत से शहरों में उसने टूर किया, लोगों को जो है लोगों तक प्रीच किया इस फ़िलासफ़ी को, इस आइडियोलॉजी को। और उसके अलावा अंडर कवर जो है वो उसने अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो जारी रखी। खैर, जब ये काकोरी इंसिडेंट हुआ तो उसमें चूँकि क्रैकडाउन किया गया था, बहुत से लोग जो है वो गिरफ़्तार हुए थे, तो इसलिए ही जस्ट केम बैक टू पंजाब। अब इसमें दो जो है वो लोग बच गए थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद और जो भगत सिंह हैं। बाकी टॉप लीडरशिप जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की, देवर अंडर अरेस्ट। अच्छा, उसके साथ साथ भगत सिंह ने ना सिर्फ जो है रेजिस्टेंस के लिए कोशिशें जारी रखी बल्कि थ्रू हिज राइटिंग्स ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द फ्रीडम ऑफ इंडिया। राइटिंग्स क्या थी? राइटिंग्स बेसिकली जो है वो इंडिया के डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं उनमें ही रोट विद यू कैन से कि एक जो है वो टाइटल के साथ जो है वो उसने लिखना शुरू किया था, जिसको रेबल जो है वो कहते हैं, विद्रोही के नाम से जो है वो उसका एक टाइटल था, तखल्लुस कह लें। और इसमें उसने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे लिखा, मुख्तलिफ़ अखबारों में लिखा, जिनमें एक तो प्रताप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा एक और मैगज़ीन था जो उस वक़्त की किसान मज़दूर पार्टी या वर्कर एंड पीजेंट्स पार्टी जो है वो उनके प्लेटफॉर्म से इशू हुआ था, जिसको कीर्ति मैगज़ीन जो है वो कहा जाता है।
और सोहन सिंह जोश जो है वो इसके बानी थे। सो उस मैगज़ीन में भी जो है ही रोट अलॉट, उसमें ना सिर्फ उसने गदर मूवमेंट के बारे में लिखा, उसने जलियांवाला बाग के बारे में लिखा, और इसके अलावा भगत सिंह ने जो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट थी उसको भी बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया है कि थ्रू दीज मूवमेंट्स एक हमें कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल नज़र आती है अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ पर जो है ही नॉट जस्ट रोट अप अबाउट दीज मूवमेंट्स, बल्कि उसने अपने क्लोज जो कॉमरेड्स हैं या जो एसोसिएट्स हैं उनके बारे में भी लिखा। लाइक ही मेंशन्ड द मिस ट्रीटमेंट विच वाज गिवन टू दोज कल्प्रिट्स जो कि और दोज फ्रीडम फाइटर्स जो कि इस काकोरी केस में इन्वॉल्व थे, उस मिस ट्रीटमेंट के बारे में जो है भगत सिंह ने बात की। अच्छा, यहाँ पर राइटिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो भगत सिंह की जो राइटिंग है उसमें हमें ये नज़र आता है कि ही वॉज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिस्ट आइडियाज़। मार्क्सिज़म की जो फ़िलासफ़ी है उससे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। और इसी स्टेज पर हमें 1925, 1926 और 1927-28 ये जो ईयर्स हैं 4-5, इनमें हमें नज़र आता है कि भगत सिंह की रेजिस्टेंस तो चल ही रही थी, उसकी एक्टिविटीज़ उनकी चल ही रही थी अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमें ये भी नज़र आता है कि भगत सिंह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी एक डेवलप फेज़ पर जो है वो पहुंच चुकी थी। लाइक एट मैनी टाइम्स ही जस्ट रोट एंड सेड के स्टेट जो है उसमें क्लास स्ट्रगल नहीं होनी चाहिए, उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, और वही स्ट्रगल मूवमेंट जो है वो कामयाब हो सकती है अगर उसमें कोई ना कोई आइडियोलॉजी जो है वो मौजूद हो। सो क्या किया उसने 1925 में जो है वो एक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पार्टी बनाई नौजवान भारत सभा के नाम से। इसी तरीके से व्हेन द टॉप ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज इन जेल और अंडर ट्रायल, तो उन्होंने जो है वो एक नई पार्टी बनाई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से। अब यहाँ पे जो एडिशन था वर्ड सोशलिस्ट का, ये उनकी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो उसको एक्सप्लेन करता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1920 का जो टाइम पीरियड है, ये ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। As in all over India, there was a lot of things which were going on political as well as on civilian level. जैसे अगर मैं बात करूँ साइमन कमीशन की, बिकॉज साइमन कमीशन उनका आना और उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उसका भगत सिंह के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट, उनकी रेजिस्टेंस के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो ताल्लुक़ है। साइमन कमीशन बेसिकली जो है एक आप कह सकते हैं कि डेलीगेशन था जो कि तरतीब दिया गया था ताकि इंडिया के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया जा सके, लेकिन ये डेलीगेशन जो है इट डिड नॉट गॉट सपोर्ट इन इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसमें सारे के सारे मेंबर्स जो थे दे वर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसमें इंडियन जो है वो कोई भी शामिल नहीं था। तो एट एवरी लेवल इस कमीशन का बायकॉट किया गया, जलसे जुलूस पूरे इंडिया में निकाले गए। इन्हीं जलसे जुलूस का ही एक नतीजा था कि लाला लाजपत राय जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट थे और इंडिया की आज़ादी के लिए कोशिशें कर रहे थे, ही वाज स्ट्रक, क्योंकि लाठीचार्ज हुआ था जब जलसे जुलूस हो रहे थे। क्राउड को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने जो है वो लाठीचार्ज किया। उनमें से एक जो सुपरिटेंडेंट पुलिस थे जेम्स ए स्कॉट, उनकी जो है वो लाठीचार्ज की वजह से जहां बहुत से इंडियंस जो हैं देवर इंजर्ड, उनमें से एक जो है वो लाला लाजपत राय भी थे जो कि इन्हीं हु लेटर पीरियड कम्स टू डेथ ड्यू टू दी हिज इंजरीज, जो इन अपनी जो है वो ज़ख्मों की वजह से जो है वो फिर उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, भगत सिंह ही वाज वेरी मच फाउंडर ऑफ लाला लाजपत राय। तो भगत सिंह ने ये सोचा या ही प्लेज्ड के वो ज़रूर लाला लाजपत राय की जो डेथ है उसको अवेंज करेंगे। इस सिलसिले में जो है भगत सिंह और उनके साथ दो और लोग जो है वो शामिल हुए थे, जैसे राजगुरु जो है सुखदेव राजगुरु, वो साथ उनके शामिल थे। फिर इसके अलावा जो है भगत सिंह के साथ BK दत्त जो है वो भी शामिल थे। लेकिन खैर ये जो मर्डर प्लानिंग थी ये भगत सिंह और उसमें सुखदेव राजगुरु जो है वो उनका ज़्यादा उसमें जो है वो रोल है।
इसके साथ साथ 1928 में ही जो है वो दे जस्ट किल्ड एन अदर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, लेकिन उनका नाम जो है वो सॉन्डर्स था और ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था कि कत्ल जो है वो किसी और को करना था तो कर जो है वो मर्डर किसी और को कर दिया था। एनी हाउ इस मर्डर के बाद भगत सिंह और उनके जितने भी एसोसिएट्स थे दे डिस्पर्स्ड और वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो छुप गए थे या मुख्तलिफ़ इलाकों में अंडर कवर जो है वो हो गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो जारी रखी। लेकिन ये हमें जो है वो डिसअपेरेंस ज़्यादा अरसे तक नज़र नहीं आती, बिकॉज़ इमीडिएटली इन 1929 अप्रैल में हमें दोबारा एक इंसिडेंट नज़र आता है और वो इंसिडेंट क्या है, Bhagat Singh along with his comrades he throw a bomb in a legislative assembly। अच्छा, अब ये इंसिडेंट क्यों हुआ और क्यों जो है वो भगत सिंह ने बम फेंका, उसकी क्या रीज़न थी, हम इसके बारे में भी बात करते हैं। इससे पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि भगत सिंह वॉज सो मच इनटू हिज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और हिज रेजिस्टेंस टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट कि लाहौर में दे रेंटेड अ हाउस और वहाँ पर उन्होंने जो है घर में जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है उसको तैयार करने का तरीका जो है वो सीखा कि जो है वो बहुत सा एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है वो बनाया गया। जब भगत सिंह गिरफ़्तार हो गए तो उनकी निशानदेही पे, उनके साथियों की निशानदेही पे जब उस घर में पुलिस ने रेड की तो वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा इस तरह का मटेरियल जो है वो मिला था। एनी हाउ अब भगत सिंह ने जब बम फेंका तो उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। उस वक़्त इंडिया में 2 बिल जो है वो पास होने थे जिनके ऊपर बहुत डिबेट जो है वो चल रही थी और जिस दिन ये बम फेंका गया अप्रैल 1929 में, उस दिन भी जो है वो एक लेजिस्लेटिव असेंबली में सेशन बुलाया गया था इन बिल्स पर डिबेट करने के लिए। अब वो बिल्स क्या थे, वो बिल्स एक तो ट्रेडर्स बिल था, दूसरा पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत एक बिल जो है वो पास करवाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही थी। एनी हाउ भगत सिंह अलॉन्ग विद हिज कॉमरेड्स ही रीच्ड देयर एंड थ्रो बॉम्ब। वो उससे किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उस वक़्त टॉप लीडरशिप जो है वो इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप वो उस वक़्त उस हॉल में मौजूद थी, इंक्लूडिंग कायदे आज़म, गांधी, नेहरू, दे ऑल वर प्रेजेंट देयर। लेकिन सब लोग जो है महफूज रहे। इसी दौरान जो है भगत सिंह अपने बाकी साथियों के साथ गिरफ़्तार हो गए थे। अब उनकी गिरफ़्तारी जो है वो भी इसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की ओपिनियंस जो है पाई जाती हैं। एक ओपिनियन ये है कि ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ फॉर अरेस्ट वॉलंटरीली। दूसरी ओपिनियन या स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ये कहता है कि भगत सिंह जो है वो उनके पास रिवॉल्वर चूँकि मौजूद था, उस रिवॉल्वर की मौजूदगी की वजह से जो है वो गिरफ़्तार हुए। लेकिन ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो इस बात पे दिया जाता है कि भगत सिंह जो है वो सिर्फ अपनी तरफ मतवज्जो करना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उन्होंने ये जो बम फेंका उससे मकसद उनका किसी को टेरराइज़ करना नहीं था, बल्कि जस्ट वो एक अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाना चाहते थे। एनी हाउ इस पर बहुत से जो है वो ओपिनियंस मौजूद हैं। अगर हम अब भगत सिंह के बाद, उनके अरेस्ट के बाद जो है उसका सिनेरियो देखें तो उसमें हमें ये नज़र आता है कि जैसे ही वाज अरेस्टेड एक ट्रायल जो है वो स्टार्ट हुआ। मीनवाइल इस ट्रायल में भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स जो हैं दे वर सेंटेंस्ड फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसी दौरान जो है जो सॉन्डर्स का मर्डर था वो भी दोबारा से जो है वो हाईलाइट हुआ, उस पर इन्वेस्टिगेशन की गई तो भगत सिंह और सुखदेव जो है उनको सज़ा दी गई। भगत सिंह और सुखदेव के साथ राजगुरु एक और जो है वो उनके साथी वो भी जो है वो शामिल थे। एनी हाउ इस सारे जो है वो सिनेरियो में भगत सिंह को, सुखदेव को और उनके जो तीसरे साथी थे उनको डेथ सेंटेंस दी गई, लेकिन अभी जो है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन एज सच नहीं की गई थी। यहाँ पर हमें एक और भगत सिंह की मूवमेंट का फेज़ नज़र आता है और वो ये नज़र आता है कि व्हेन ही वाज इन जेल he compared the treatment which was being given to Indian prisoners, Indian political prisoners, और जो अंग्रेज़ prisoners थे उनको जो ट्रीटमेंट दिया जाता था there was a huge difference।
जो इंडियन पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको उनके पॉलिटिकल जो राइट्स हैं उनसे टोटली डिप्राइव किया जाता था। देयर वाज नो क्वालिटी ऑफ फूड और उसके अलावा बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड नहीं की जाती थी। जबकि उसके मुकाबले में अगर कोई ब्रिटिश जो है या कोई अंग्रेज़ अगर गिरफ़्तार होता था तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट था वो डिफरेंट था। सो इस हिस्से में एक सीरीज़ ऑफ हंगर स्ट्राइक जो है वो स्टार्ट हुई, जिसमें भगत सिंह के साथ उनके सबसे पहले ये भगत सिंह ने शुरू की थी और भगत सिंह के साथ और बहुत से लोग भी इसमें शामिल हुए थे। अच्छा, इसमें अगर हम इस हंगर स्ट्राइक को देखें तो इसमें भगत सिंह की ये जो हंगर स्ट्राइक थी ये सिर्फ जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, इंडियन पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनके राइट्स की जो है वो डिमांड थी कि उनको न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड किए जाएं, उनको टॉयलेटरीज़ जो हैं प्रोवाइड किए जाएं, फूड क्वालिटी उनका जो है वो बेहतर बनाया जाए। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया तो उन्होंने अपनी जो हंगर स्ट्राइक है उसको जारी रखा। उसके साथ साथ जो है उन्होंने लिखने का काम भी जो है वो जारी रखा जेल से। ये नहीं है कि आफ्टर हिज अरेस्ट ही वाज जस्ट वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर्बली। राइट अप जो है वो भी हमें भगत सिंह का इस दौरान जो है वो नज़र आता है। अगर हम भगत सिंह के बाकी साथियों की बात करें तो दे डिड अ लॉट फॉर मेकिंग देयर हंगर स्ट्राइक सक्सेसफुल। किस तरह से कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ऑब्वियसली अगर एक कैदी हंगर स्ट्राइक कर रहा था तो वो बात इंडियन न्यूज़पेपर में पहुंची, पब्लिक में पहुंची और बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गया था उस वक़्त। और उस हाइप के रिज़ल्ट में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और आम पब्लिक जो है वो क्या कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही थी कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। सो अब इस हंगर स्ट्राइक को ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले तो वर्बली मीटिंग्स की इन कैदियों के साथ और उनको यकीन दहानी करवाई कि अगर वो अपनी स्ट्राइक ख़त्म कर दें तो उनको ये सारे राइट्स जो हैं वो दिए जाएंगे। लेकिन इस पे भी भगत सिंह का स्टैंड हमें नज़र आता है। ही कंपेयर्ड हिज सिनेरियो विद द प्रिजनर्स ऑफ काकोरी केस, जिस पे ये उसने कंपैरिजन किया कि उनके साथ भी इसी तरह के वादे किए गए थे लेकिन उनको कोई फैसिलिटेशन नहीं प्रोवाइड की गई। अच्छा, अब दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एट एनी कॉस्ट ये चाहती थी कि इस स्ट्राइक को ख़त्म किया जाए, तो ज़बरदस्ती फूड पाइप्स के थ्रू जो है उन्होंने जो इतने भी प्रिजनर्स थे उनके गलों में जो है वो खुराक उंडेलने की कोशिश की और ये सारी जो है वो चीज़ें हुई। बल्कि एक मैं यहाँ पर वाक़या कोट करना चाहूँगी कि इनमें से एक जो है वो कैदी ऐसे थे कि उन्होंने सुर्ख मिर्चें खा ली थी कि उनका जो गला है वो इस हद तक पक जाए कि कोई खुराक जो है वो गले से नीचे ना उतरे। और इसी सिलसिले में अगर आप देखें तो एक और जो है वो कैदी थे, आई जस्ट फॉरगॉट हिज नेम, ही वाज फ्रॉम आई थिंक बंगाल आई गेस, और उन्होंने तकरीबन जो है वो 2 महीने भूख हड़ताल की थी। और इसी हड़ताल की जतिंद्र नाथ दास थे, इस तरह से कोई नाम था, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज नेम। सो उन्होंने इस हद तक जो है वो स्वेयर हंगर स्ट्राइक की थी कि ही वाज डाइड ड्यू टू दिस। और उनकी जो है वो डेथ के रिज़ल्ट में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। एनी हाउ फिर भगत सिंह ने ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज फादर उन्होंने फिर अपनी 63 डेज़ की जो हंगर स्ट्राइक थी उसको ख़त्म किया था। अब यहाँ पर इसका एक और जो है वो पहलू आप देखें कि इस हंगर स्ट्राइक के नतीजे में भगत सिंह जो है ही वाज नाउ, उनका नाम जो है अब इंडिया के और ख़ास तौर पे पंजाब के कोने कोने पे में था। हर आम आदमी जो है, आम पंजाबी जो है वो भगत सिंह के नाम से अब वाकफियत जो है वो रखता था। सो इससे हमें ये नज़र आता है कि भगत सिंह जो कि ये चाहते थे कि उनकी जो आइडियोलॉजी जो है वो आम लोगों तक पहुँचे, वो भी पहुँच रही थी, उनकी जेल के अंदर रहकर भी और जेल से बाहर एक्टिविटीज़ की वजह से भी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है व्हाट दे डिड, ऑब्वियसली उनके नज़दीक ये ज़्यादा अहम था कि इसका कोई हल निकाला जा सके कि भगत सिंह जो कि एक आइडियल के तौर पर जो है वो इंडियन यूथ में एक इमर्ज हो रहे हैं एज एन आइडियल फ्रीडम फाइटर, उसको उनके इस आइडियलिज़म को जो है वो ख़त्म किया जा सके। और वो तभी ख़त्म हो सकता था अगर ट्रायल जो है वो जल्दी से स्टार्ट किया जाता। अच्छा, अब ये ट्रायल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी स्टार्ट किया, ट्रिब्यूनल सेट हुए। भगत सिंह की हंगर स्ट्राइक का अंदाज़ा या उसकी एक्सट्रीम हंगर स्ट्राइक जो है वो यहाँ से देख सकते हैं हम, यहाँ से अंदाज़ा हम लगा सकते हैं
कि ही यू नो जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं वो भगत सिंह को स्ट्रेचर के ऊपर जो है वो कोर्ट में लेके आती थी कि वो इतने वीक हो चुके थे कि वो खुद चल नहीं पा सकते थे या चल नहीं पाते थे। अच्छा, इसी तरीके से जो है एनी हाउ ये ट्रायल सेटअप हुआ, ट्रिब्यूनल सेटअप हुआ, उस पर जो है वो सॉन्डर्स का जो मर्डर है उस पर मुकदमा किया गया और सारा ट्रायल चला, जिसके रिज़ल्ट में भगत सिंह और उनके जो बाकी 2 साथी हैं उनको सज़ाए मौत जो है वो सुनाई गई थी। वही सज़ा या वही ट्रायल जिसको भी टाइम लगना था, और मीनवाइल और बहुत से इंपॉर्टेंट जो है वो काम थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, लेकिन इसको बहुत जल्दी जो है वो निपटाया गया ताकि भगत सिंह की पॉपुलैरिटी जो है एज ए फ्रीडम फाइटर या एज ए रेजिस्टेंट पर्सन उसको जो है वो ख़त्म किया जा सके। अच्छा, अब तय ये पाया कि 23 मार्च 1931 जो है ये सिलेक्ट किया गया अरसा, ये डेट सिलेक्ट की गई कि इस दिन जो है वो भगत सिंह और उनके जो साथी हैं उनको फांसी दी जाएगी। फांसी देने का जो सारा सिनेरियो था वो भी बहुत जो है वो जल्दी किया गया कि उनको बहुत अर्ली जो पीरियड था सुबह का या मिडनाइट के दरमियान का जो अरसा था उसमें उनको जो है वो फांसी दी गई। और यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ब्रिटिश माइंड सेट का कि सुखदेव जो है उनकी जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें नज़र आती है उसमें ही वॉज हैंग्ड फॉर 4 आवर्स जब उनको जो है वो फांसी दी गई। एनी हाउ उनको फांसी देने के बाद फ़िरोज़पुर में सतलुज के किनारे उनकी क्रीमेशन हुई और सारा। अब जैसे ही जो है ये ख़बर पहुंची कि ही वाज हैंग्ड तो उसका एक रिएक्शन जनरेट हुआ। अच्छा, ये रिएक्शन जो है वो तब भी हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नज़र आता है पंजाब में व्हेन भगत सिंह वाज अलाइव और वो जेल में थे। वो रिएक्शन क्या था, जैसे 1929 में एक पार्टी बनी जिसको पंजाब अवेंजिंग पार्टी कहते हैं। अब उस पार्टी का क्या काम था, दे ऑफर्ड देयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया। कैसे जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसको डिस्टर्ब किया, लाइक अगर जो है वो पेट्रोलिंग हो रही होती थी पुलिस की, उनके ऊपर छुप के पत्थर फेंके जाते थे। बहुत से उस दौरान में अगर सीक्रेट रिपोर्ट्स पढ़ें इंटेलिजेंस की तो हमें ये नज़र आता है कि बहुत से उस दौरान ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे हु वर किल्ड, उनको मारा गया। फिर इसी तरीके से 1930 में पंजाब यूनिवर्सिटी में एक जो है कॉन्वोकेशन हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें जो है वो बम फेंकने की कोशिश की गई। हरि कृष्ण जो है ही वाज अ यंगस्टर, वो बहुत इन्फ्लुएंस थे भगत सिंह की इस जो है वो तहरीक से। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं आफ्टर इफ़ेक्ट देखूं भगत सिंह की फांसी के बाद, तो उसमें हमें नज़र आता है कि नॉट ओनली ऑन लोकल लेवल बल्कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे ऑल्सो ऑफर्ड देयर कंडोलेंस। और यहाँ पे मैं जवाहरलाल नेहरू और कायदे आज़म के रोल की बात करूँगी। जवाहरलाल नेहरू वाज वेरी मच, आप कह सकते हैं कि ही वाज इम्प्रेस्ड बाय दी कंसिस्टेंसी एंड आइडियोलॉजी ऑफ भगत सिंह, कि भगत सिंह की डेथ के बाद उन्होंने एक मेमोरियल भी जो है वो इशू किया और उन्होंने जो है वो एक कंडोलेंस जो है वो ऑफ़र की, कंडोलेंस उन्होंने ऑफ़र की। और इस जो है वो सारे सिनेरियो में उन्होंने भगत सिंह को सपोर्ट किया। बल्कि जैसे फैज़ान आप ये बात कर रहे थे कि भगत सिंह की ये जो तहरीक थी या उसकी जो उनकी जो रेजिस्टेंस थी उसने क्या इम्पैक्ट जो है वो डाला। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो हमें ये नज़र आता है कि टिल 1930 और टिल 1929 जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इंडिया की, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, दे वर जस्ट आस्किंग फॉर देयर शेयर इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे। लेकिन इसके बाद जो है हमें नज़र आता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी दे जस्ट डिमांडेड फॉर देयर इंडिपेंडेंस, और उन्होंने जो है वो इंडिया की आज़ादी की बात की, सेल्फ रूल की बात की। जैसे कि नेहरू की यहाँ पर अगर जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें तो ही जस्ट रेज द स्लोगन ऑफ इनकलाब फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये पहले स्लोगन की कौन रेज करते थे, भगत सिंह ओपनली रेज करते थे। ठीक है। अच्छा, अगर चूँकि पहली दफ़ा ये फ्रेज़ हसरत मोहानी की तरफ से इस्तेमाल की गई, लेकिन भगत सिंह की चूँकि स्ट्रगल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी, सो उन्होंने टाइम एंड अगेन अपने जो है वो बातों में भी, अपनी रेजिस्टेंस में भी इनकलाब रेवोल्यूशन की बात की है। यहाँ पे मैं ये एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी
कि जब भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई, जैसे कि वो एक कहते थे कि पॉलिटिकल एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, उन्होंने प्रॉपर मैनिफेस्टो बनाया जिसमें उन्होंने रेवोल्यूशन की बात की कि चेंज तभी आ सकता है इफ़ देयर इज़ रेवोल्यूशन। अच्छा, खैर नेहरू जो है ही ऑप्टेड दिस स्लोगन। फिर इसी तरह से जो है वो बहुत से हमें ऐसे इंसिडेंट भी पढ़ने को मिलते हैं जिसमें मुख्तलिफ नौजवान जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे इकट्ठे हुए, उन्होंने भगत सिंह की फेवर में जो है वो स्लोगन्स रेज़ किए। जैसे लाला लाजपत राय हॉल जो है वहाँ पर जो है वो नौजवान इकट्ठे हुए, उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। तो ये सारा इम्पैक्ट जो है वो भगत सिंह की मूवमेंट का था। इसके साथ साथ जो है अगर हम देखें तो गांधी जो है उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। अब महात्मा गांधी का क्या रोल था इसमें? उन्हीं दिनों में जिन दिनों भगत सिंह की फांसी जो है उनकी बातें चल रही थी, इस दौरान गांधी जो है वो उनकी मीटिंग सेट थी लॉर्ड अर्विन के साथ। एंड हु वाज लॉर्ड अर्विन? ही वाज द एट दैट टाइम वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो गांधी को ये कहा गया कि वो उनसे मिले और इन जो प्रिजनर्स हैं इनके लिए कोई फेवर जो है वो डिमांड करें या इनकी सज़ा जो है वो उनको कम करवाने की बात की जाए। लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने इस पर जो है वो फोकस नहीं किया। लेकिन उनकी तरफ से अगर हम जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये कहा जाता है कि ही वाज इन टू टॉक विद लॉर्ड अर्विन, लेकिन इस तरह हो नहीं पाया था। वो चाहते थे कि इनकी सज़ाओं में कोई नरमी हो, लेकिन उनकी ये बात मानी नहीं गई। एनी हाउ, जब भगत सिंह को फांसी दी गई तो उसके बाद कांग्रेस जो है उनका इजलास था, उनका सेशन था कराची में। तो जब जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी व्हेन दे रीच्ड इन कराची, तो लोगों ने काले झंडों के साथ उनका इस्तकबाल किया था कि लोग इतने ज़्यादा जो है वो भगत सिंह से, उनकी फ़िलॉसफी से जो है वो इन्फ्लुएंस थे। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो ये इम्पैक्ट हमें ऐसे भी नज़र आता है कि जब भगत सिंह की डेथ हुई, व्हेन ही वाज हैंग्ड, तो जो पंजाब की फ़ीमेल्स थी दे ऑल्सो ऑफर्ड देयर कंडोलेंस। उन्होंने काले कपड़े पहनकर जो है वो इस पर अपने गम का इजहार किया था। अच्छा, इसी तरीके से लाइक आप जैसे जानते हैं कि भगत सिंह व्हेन ही वाज हैंग्ड ही वाज अनमैरिड। तो पंजाब में फोक कल्चर है एक कि जो है अपने जो बहनें हैं वो अपने भाई के लिए जो है वो गाने गाती हैं जब उनकी शादी होने वाली होती है। तो अब चूँकि भगत सिंह अनमैरिड थे तो उनके लिए एक बाकायदा गाना जो है वो, जिसको अगर, क्योंकि पंजाबी फोक इज़ नॉट माई सब्जेक्ट, लेकिन उसमें आई थिंक शायद घोड़ी कहते हैं, उनके लिए गाई गई थी, जिसमें जो है पंजाबी में थी ये, और जिसमें जो है वो भगत सिंह की जो एफ़र्ट्स हैं आज़ादी के लिए उनकी बात की गई। और ये कहा गया कि भगत सिंह जो है उनकी जो ब्राइड है उसको डेथ जो है वो उससे तशबीह दी गई। और इसके बारे में जो है वो हमें रेफरेंस भी मिलता है, बल्कि एक किताब है द मार्टायर ऑफ ब्राइड ग्रूम, अ फोक रिप्रेजेंटेशन ऑफ भगत सिंह, उसमें ये सारा जो है वो लिखा हुआ है और वो घोड़ी जो है वो भी मौजूद है। तो भगत सिंह जो है वो उसका आफ्टर इफ़ेक्ट जो है वो हमें बहुत इम्पैक्टफुल नज़र आता है कि इन वेरी ब्रीफ टाइम पीरियड उन्होंने जो है वो अपनी आवाज़, आइडियोलॉजी और अपनी एफ़र्ट्स जो हैं वो ना सिर्फ उसके ज़रिए जो ऑल ओवर इंडिया और जो पंजाब है उसकी जो नौजवान थे, यंगस्टर्स थे, उनमें आज़ादी के लिए एक शम्मा रोशन की, बल्कि उनकी आइडियोलॉजी और फ़िलासफ़ी को लेकर के बहुत से जो लोग हैं उन्होंने बाद में कोशिशें भी की। जैसे सरदार उधम सिंह की अगर बात करें, ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड विद द आइडियोलॉजी ऑफ भगत सिंह। तो भगत सिंह का हमें एक बहुत इम्पैक्टफुल रोल जो है वो नज़र आता है इस सारे सिलसिले में। जी, बहुत शुक्रिया। आप ये इस इल्मी गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा कर रहे थे। चूँकि भगत सिंह की जब फांसी हुई तो उनकी उम्र तकरीबन 23 साल के करीब थी, 23 साल थी। तो यकीनी तौर पर ये भगत सिंह की अज़मत के लिए इतना ही काफ़ी है कि आखिर कोई उनमें ऐसी ख़ास बात थी कि आज इतने साल गुजरने के बाद भी एक दुनिया के गोशे गोशे में जो है वो उनके बारे में बात की जा रही है, उनके नज़रियात पर बात की जा रही है और उनका ये दिन मनाया जा रहा है। तो इस हवाले से अगर हम थोड़ा सा बात करें इनकी तहरीक के हवाले से, तो भगत सिंह की तहरीक का जो एक मरकज़ी एक जोग्राफिया कह लें या एक शहर कह लें वो लाहौर था। तो लाहौर के अंदर बहुत सारे ऐसे मुकामात हैं जिनको अगर हम
कौमी सतह पर अगर इसको हम आइडेंटिफाई तो कुछ किए जा चुके हैं और कुछ बहरहाल किए जा सकते हैं, तो वो एक पूरी एक ट्रेल बन सकती है कि जिसमें वो उनका एक टूर बनाया जा सकता है। जैसे 23 मार्च का हमारा ये आज का इवेंट था, तो इस पे हम उसका एक टूर रख सकते थे कि कहाँ से मूवमेंट हुई और कहाँ पे क्या वाक़या पेश आया। तो इंशाल्लाह इस पे लाहौर शनासी काम कर रही है, तो उम्मीद है कि अगले साल हम इसका बाकायदा तौर पे एक टूर बना कर इसको लॉन्च करेंगे। तो इस पे चंद एक मुकामात का मैं तज़किरा करता चला जाऊँ कि जब भगत सिंह अपने आबाई इलाके से प्राइमरी पास करते हैं और हाई स्कूल में दाखिला लेते हैं, तो चूँकि उनकी फ़ैमिली का जो सारा एक ताल्लुक़ था वो आर्य समाजी था, तो लाहौर के अंदर उस ज़माने में जो सिखों के मजहबी और गैर मजहबी जो रवायती स्कूल चल रहे थे, उनमें वो खालसा स्कूल भी था जो लाहौर के अंदर वाक़या है। तो उसका नाम भगत सिंह खालसा हाई स्कूल रखा हुआ था। आज के जो मुहक्किक हैं वो समझते हैं कि शायद ये खालसा स्कूल जो है ये सरदार भगत सिंह यानी जो कॉमरेड थे उनके नाम से है, जबकि वो स्कूल 1917 में बन रहा है और भगत सिंह जस्ट महज उस वक्त 10 साल के थे। तो इसी तरह भगत सिंह का जो है वो उस स्कूल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है जो लाहौर में वाक़ है, जबकि भगत सिंह की जो हाई स्कूल की जो आगे तालीम है वो DAV स्कूल जो लोअर माल के ऊपर और जो ये घोड़ा हॉस्पिटल के पास वाक़ है वहाँ पे उनकी तालीम है। इसी तरह बाद में उन्होंने DAV कॉलेज जो बिल्कुल उसके साथ ही वाक़ है, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन जिसको कहा जाता है, उसमें दाखिला लिया, लेकिन जल्द ही वहाँ से क्विट करके वो लाला लाजपत राय के बनाए हुए इंस्टीट्यूट जो कि उस वक्त नेशनल कॉलेज के नाम से था, इंडियन नेशनल कॉलेज कहा जाता था, उसमें उन्होंने जो है वो तालीम का सिलसिला जो है वो जारी किया। तो इस तरह वो ब्रेटले हॉल जो है वो आज भी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जो लोअर माल कैंपस है उसके अपोजिट गली के अंदर वाक़ है। इसी तरह जब उन्होंने सॉन्डर्स पे गोली चलाई जो मिसअंडरस्टैंडिंग में जो है वो कत्ल किया गया, अब उसका जो जगह थी वो भी इस्लामिया कॉलेज के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर एक नीम का दरख्त लगा हुआ है, तो उस दरख्त के पीछे बैठ के जो है वो फायर किए गए थे और बिल्कुल सामने जो SP ऑफिस है पुलिस का वहाँ से उसको निकलते हुए कत्ल किया गया था। इसी तरह अगर आप अभी जो मैडम ने बॉम्ब बनाने और एमुनेशन की बात की, तो वो लाहौर के अंदर ग्वाल मंडी का जो इलाका है इसके बिल्कुल मैकलोड रोड के ऊपर एक लाहौर होटल है। लाहौर होटल के मुकाम पर वो बिल्डिंग मौजूद थी जिसका नाम अब मेरे जहन में इस वक्त नहीं, आई थिंक प्रोफेसर थे उनका वो घर था बेसिकली भगवती चरण। भगवती चरण जो है वो GC यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, टीचर थे, और वो मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट जो है वो किया करते थे। तो उनकी जो एसोसिएशन थी इस जमात के साथ, तो उन्होंने ये बॉम्ब बनाने का जो प्रोसेस और सारा जो तरीका था वो अपने घर पे ही शुरू किया था और उनके घर से ही बाद में वो सारी चीज़ें पकड़ी गई थी। इसी तरह इनकी ही जमात का एक घर जो था वो लाहौर कैंट सदर के इलाके में भी वाक़या था, जो बाद में एक्टिव रहा और 47 तक जो है वो इस्तेमाल में रहा उनके। तो इसी तरह जो इनकी जो मूवमेंट थी जो लाहौर में आना जाना था वो लाहौर रेलवे स्टेशन के थ्रू था, और जब वो गोली चलाते हैं सॉन्डर्स के ऊपर तो फिर वो हॉस्टल की तरफ भागते हैं और फिर वहाँ से वो ट्रेन पकड़ते हैं और दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह और बहुत सारी ये एक पूरी एक इंशाल्लाह अगले साल तक हम इसका एक बाकायदा टूर रखेंगे जिसमें हम भगत सिंह की पूरी उस मूवमेंट की तमाम जगहों की सैर जो है वो करवाएंगे। तो बिलाशुबा जो लीडर होता है वो उसका एक विजन बुलंद होता है और उसी को लेके ही वो अपनी स्ट्रगल करके अपना हिस्सा डाल के चला जाता है, और उसके जो साथी होते हैं यकीनी तौर पे वो उसके लिए बड़े अहम होते हैं जो उसके कॉज के लिए उसका साथ देते हैं और उसी कॉज की हसूल के लिए जो है वो मर भी जाते हैं। तो भगत सिंह और उसके साथियों को जो है वो आज दुनिया भर में याद किया जा रहा है, तो ये यकीनी तौर पे ये उनकी बड़ाई के लिए यही काफ़ी है। तो चूँकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम के बाद हमारे जो हीरोज़ हैं, हमारी जो ज़ुबान है, हमारी जो सकाफ़त है, हर चीज़ को ही तकसीम कर दिया गया हुआ है। तो हमारे यहाँ कौमी सतह के ऊपर तो यहाँ पर जो उसका दिन जो है वो नहीं मनाया जाता, लेकिन इल्मी और अदबी हलकों में अपने अपने तौर पर जो है वो आज़ादी के इन गुमनाम हीरोज़ को याद किया जाता है। क्योंकि 1857 तो एक बड़ी मूवमेंट थी, लेकिन उसके बाद आने वालों की जो मूवमेंट थी, उनकी जो कोशिशें थी, उनको फरामोश कर दिया गया। उसका ताल्लुक़ खित्ते के साथ था, उसका ताल्लुक़ मुकामी ज़मीन के साथ था, तो लेकिन उनको मज़हब की बुनियाद पर जो है वो हमने इग्नोर कर दिया। तो हमारे इन सेशंस का मतलब ही मकसद ही यही है
कि हम ऐसे तारीख़ के उन गुमनाम गोशों को सामने लाएं, ऐसी शख्सियात को सामने लाएं जो अपनी वतन, अपनी मिट्टी, अपने मकसद के लिए जो है वो काम करते रहे और उसी की खातिर उन्होंने जो है वो अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर दी। आज के इस प्रोग्राम के अख्ताम के साथ हम बहुत मशहूर हैं मैडम अनम इफ्तिखार के, जिन्होंने आज के इस सेशन के लिए इंतहाई तारीख़ी और इंतहाई इल्मी गुफ्तगू की और तारीख़ भगत सिंह और इसकी तहरीक के हवाले से जो है वो गुफ्तगू की। आइंदा ये हमारा सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़। शायद लाहौर में ही था। हाँ, ये ज़रूर था कि पहले उनको दिल्ली जेल में रखा गया, फिर उसके बाद उनको मियाँ वाली में ट्रांसफ़र किया गया था, देन ही ब्रॉट अप इन लाहौर। उनको यहाँ लाहौर जेल में जो है सेंट्रल जेल में लाया गया, यहाँ फांसी दी गई। ये शादमान चौक में फुवारा चौक है ना, यहाँ फांसी का। जी जी। और अच्छा, जैसे अभी फैज़ान आपने जिक्र किया भागवती चरण का, तो इसमें सिर्फ भगत सिंह, मतलब ज़ाहिर है ये सेशन चूँकि भगत सिंह के ऊपर था और मुझे टाइम का भी था कि शायद मैं ज़्यादा टाइम ले रही हूँ। अदरवाइज़ देयर इज़ अ लॉट टू डिस्कस भगत सिंह के और उसके कॉमरेड्स के अलावा यहाँ पे हमें फ़ीमेल रिप्रेजेंटेशन भी नज़र आती है। जैसे इन्होंने भागवती चरण की बात की, हिज वाइफ दुर्गा देवी, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सुशीला मोहन दास, शी वॉज अ पर्सन, उन्होंने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले किया। तो बहुत से लोग हैं, बहुत से इवन वाक़यात हैं ऐसे कि जिनसे पढ़ के हमें नज़र आता है कि वाकई में इनकी एफ़र्ट्स या इनकी जो रेजिस्टेंस है जो इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ऑफ़र की और अपनी फ़िलॉसफी से कंट्रीब्यूट किया लोगों को इन्फ्लुएंस करने में, वो कहीं ना कहीं इग्नोर होती रही एक एलीट लीडरशिप के कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे भी देखें, जैसे हम हिस्ट्री में एलीट और सुबाल्टर्न्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो ये यहाँ भी हमें डिफरेंस नज़र आता है। कि एक तो हमारे यहाँ अगर आप तारीख़ लिखने का स्टाइल देखें तो एलीट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है, एलीट लीडरशिप पे ज़्यादा फोकस है। फिर सेकेंडली रिलीजन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, उसकी वजह से भी बहुत डिवीजन है कि वी शुड टॉक अबाउट और नॉट, हम डूज़ और डू नॉट्स पे बहुत इन्वॉल्व, ये चीज़ें हैं। मैं बिल्कुल इस पार्टीशन की फेवर में हूँ एंड आई स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ दिस पार्टीशन। उसकी रीज़न ये है कि आप देखें, बेशक जो है ये तकसीम हुई, वो तकसीम जो है आइडियोलॉजिकल बेसिस पे हुई, रिलीजन की बेस पे हुई, टेरिटोरियल बेस पे हुई और हमारे सोशल डिफरेंसेस की वजह से हुई। लेकिन आप देखें, अगर ये तकसीम ना होती तो व्हाट वुड बी आवर फ्यूचर इन यूनाइटेड इंडिया? सबसे पहले तो ये सवाल है। यहाँ पर देखें, पाकिस्तान बन गया हमारे लिए, ये एक नेमत है अगर हम इसको समझें और इसके साथ ऑनेस्ट हों, ठीक है। अगरचे के हिस्टोरिकली हम देखें, हमारी बहुत सी हमें ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिनको नहीं, ऐसी मिस्टेक्स नज़र आती हैं जो रिपीट नहीं होनी चाहिए, डिसइंटेग्रिटी नहीं होनी चाहिए, यूनिटी जो है वो उसको प्रमोट करना चाहिए। लेकिन इसमें किसी इंडिविजुअल का रोल नहीं है, कलेक्टिवली हम सब ने इसमें पार्टिसिपेट करना है। हम अपने अपने लेवल पर अगर पार्टिसिपेट करेंगे, और सबसे पहले तो हमें खुद को ये रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है कि ये जो पार्टीशन हुई है इट इज़ गुड फॉर अस। जब तक हम अपने आप को ये रियलाइजेशन नहीं देंगे तब तक हम इसी सवाल में ही जो है वो उलझे रहेंगे। ठीक, आप ये देखें कि ये हमारा मुल्क है, इसी से हमारी पहचान है, इसी से हमारी आइडेंटिटी है और हमने अपने इंडिविजुअल लेवल पर इस आइडेंटिटी को प्रमोट करना है। डू यू थिंक दैट के मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कोई कंपैरिजन हो सकता है? ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको खुद इंडिविजुअल, आजकल मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा, अब ये कि मैं आपका सवाल है, अच्छा सवाल ऐसे आने चाहिए जहनों में, लेकिन आई विल जस्ट से दैट कि ये सवाल जब जहन में आए तो सबसे पहले तो हम इसका जवाब जो है न्यूट्रल होकर खुद तलाश करें, ठीक है। आजकल ये बहुत डिबेट है कायद-ए-आज़म के रोल पे, पाकिस्तान की पार्टीशन पे, इंडिया की पार्टीशन पे, लेकिन कहीं ये डिबेट फैशन का हिस्सा है, कहीं ये डिबेट जेन्युइन बेसिस पे है। जहाँ ये डिबेट जेन्युइन बेसिस पे है, उस डिबेट को हमें इनकरेज करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमें जो है वो इस बात पे भी फोकस करना है कि उनको सबसे पहले जो है वो खुद रीडिंग जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। जब तक आप खुद एनालाइज और इवैल्यूएट नहीं करेंगे सिचुएशन को, तो ये सवाल आपके जहनों में रहेगा। मैं जवाब दे दूंगी, हो सकता है मेरा जवाब आपको ये लगे कि एक बाइस्ड अप्रोच है, हो सकता है किसी और का जवाब लगे कि ये फेवर में है, आपके जो है वो मतलब आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सबसे पहले खुद को पढ़ने की ज़रूरत है, एनालाइज एवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। हाँ जी, ये भी हस्तमीज़ की तरफ से जो मेहमान हमारे आए हैं।